भूतिया ट्रेन। आधी रात का सफर। रात का वह समय था जब पूरा शहर नींद की चादर ओढ़ चुका था। सड़कों पर इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने की आवाज ही रह जाती, या फिर कहीं दूर से आती हवा की सरसराहट। रेलवे स्टेशन भी लगभग सुनसान पड़ा था। सिर्फ पुराने खंभों पर लगी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे किसी अनजानी आहट से कांप रही हो। यह वही स्टेशन था जहां लोग दिन में चहल पहल करते, गाड़ियां आती जाती और बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती। लेकिन आधी रात के बाद यह जगह बदल जाती। बूढ़े लोग कहते थे, इस स्टेशन पर आधी रात को एक ऐसी ट्रेन गुजरती है जिसे कोई छू नहीं सकता मगर देख सकता है। उस ट्रेन में सवारियां होती हैं, पर वे इंसान नहीं होती, सिर्फ परछाइयां होती हैं। रहस्य की शुरुआत। अरुण, एक पत्रकार, इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसने कई किस्से सुने थे। किसी ने कहा उस ट्रेन में चढ़ने वाला कभी लौटकर नहीं आया। किसी ने कहा वह ट्रेन पुराने जमाने के उन यात्रियों की आत्माओं से भरी है जो किसी हादसे में मारे गए थे। और किसी ने दावा किया कि उसने आधी रात को पटरियों पर धुएं की परत देखी थी, जैसे कोई इंजन बिना आवाज के गुजर रहा हो। अरुण को यकीन नहीं था, पर उसके अंदर की जिज्ञासा और पत्रकारिता की प्यास उसे सच जानने पर मजबूर कर रही थी। आधी रात का इंतजार। वह अपनी डायरी और कैमरा लेकर उसी पुराने स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन मास्टर से जब उसने भूतिया ट्रेन की बात की तो बूढ़े स्टेशन मास्टर ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, इन बातों में मत पड़ो। आधी रात को यहां रुकना किसी को भी भारी पड़ सकता है। कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लौटे कम ही। अरुण हंस दिया। सर, मैं सबूत जुटाना चाहता हूं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है और मैं इसे साबित कर दूंगा। स्टेशन मास्टर ने बस इतना कहा, ठीक है, मगर याद रखना, अगर उस ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो नजरें झुका लेना, कभी उसकी खिड़की में मत झांकना। अरुण को यह चेतावनी अजीब लगी। उसने इसे एक डरपोक बूढ़े की बात समझकर टाल दिया। पहला संकेत। घड़ी की सुइयां 12 बजने लगीं। जैसे ही घंटे की गूंज स्टेशन की दीवारों से टकराई, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। पटरियां कांप उठीं, लेकिन आसपास कहीं कोई गाड़ी नहीं थी। अरुण ने देखा कि दूर अंधेरे में धुंध जैसी कोई चीज फैलने लगी है। धीरे धीरे धुंध के बीच लाइटें झिलमिलाने लगीं, मानो किसी ट्रेन की खिड़कियां चमक रही हों। उसका कैमरा कांप रहा था, लेकिन उसने तुरंत फोटो खींचने की कोशिश की। लेंस में जो कैद हुआ वह इंसानी आंखों से अलग था। लेंस में धुंध के भीतर अजीब सी काली परछाइयां दिख रही थीं। परछाइयों की सवारियां जैसे जैसे वह ट्रेन करीब आई, उसकी रफ्तार बढ़ती गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पहिए पटरियों को छू ही नहीं रहे थे। वह मानो हवा में तैर रही थी। हर डिब्बे में परछाइयां बैठी थीं। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, कोई सीट पर झुका हुआ था, और कुछ अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस धुंधली काली आकृतियां। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में डर और रोमांच दोनों साथ साथ उमड़ रहे थे। सीटी की गूंज अचानक उसने वहीं सुनी, एक लंबी खौफनाक सीटी। यह सामान्य ट्रेन की सीटी जैसी नहीं थी। इसमें एक ऐसी दर्द भरी चीख थी जैसे कोई अनगिनत आत्माएं मिलकर रो रही हों। स्टेशन मास्टर की चेतावनी उसके दिमाग में कौंधी, अगर सीटी सुनाई दे तो नजरें झुका लेना। लेकिन अरुण की जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। उसने सर उठाकर सीधे उस ट्रेन की खिड़कियों में झांक लिया। आंखों का सामना। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। एक खिड़की में उसे एक परछाई दिखाई दी, लेकिन यह परछाई बाकी से अलग थी। उसकी 2 लाल लाल आंखें थीं जो सीधे अरुण की आंखों में घूर रही थीं। अरुण का शरीर सुन्न पड़ गया। वह हिल नहीं पा रहा था। वह परछाई होंठ हिला रही थी, बिना आवाज के। लेकिन अरुण को लगा जैसे वह शब्द सीधे उसके दिमाग में गूंज रहे हों, अब तू भी हमारा हिस्सा है। डरावनी अनुभूति। अरुण जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। ट्रेन उसके सामने से गुजर गई, पर उसकी आंखों में वही लाल चमक रह गई। उसने नीचे देखा। उसके पैरों की परछाई गायब हो चुकी थी, जैसे उसकी अपनी आत्मा ट्रेन में खिंच गई हो। अरुण जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने बार बार अपनी परछाई देखने की कोशिश की,
लेकिन पीली बत्ती के नीचे भी उसके पैरों के नीचे कोई छाया नहीं थी। वह डर से कांप उठा। यह कैसे हो सकता है? कोई इंसान बिना परछाई के कैसे रह सकता है? उसका कैमरा उसके हाथ से गिर गया था। उसने जल्दी से कैमरा उठाकर तस्वीरें देखीं। स्क्रीन पर कुछ धुंधली आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं, पर उनमें सबसे डरावनी तस्वीर वही थी जिसमें लाल आंखों वाली परछाई सीधे उसकी ओर घूर रही थी। स्टेशन मास्टर का रहस्य। स्टेशन मास्टर भागता हुआ आया। उसने अरुण को जमीन पर बैठे देखा और तुरंत समझ गया कि वह ट्रेन देख चुका है। मैंने मना किया था, खिड़की में मत झांकना, अब देर हो चुकी है। अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, मेरी परछाई कहां गई? बूढ़ा स्टेशन मास्टर गहरी सांस लेकर बोला, जिसने भी उस ट्रेन की आंखों में देखा है, उसकी परछाई उसी ट्रेन में कैद हो जाती है। तू अब अधूरा है, आधा जिंदा आधा मरा। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। अधूरी जिंदगी। अगले कई दिनों तक अरुण अपने घर में बेचैन रहा। वह जब आईने में देखता तो उसे सिर्फ अपना शरीर दिखता, लेकिन पीछे कोई छाया नहीं होती। यह देखकर उसका दिल धड़क उठता। लोगों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। दफ्तर में उसके सहकर्मी फुसफुसाने लगे, अरे उस पर रोशनी पड़ती है लेकिन छाया नहीं बनती। ये तो अपशगुन है। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। अजीब सपने। रात को जब वह सोता तो उसे वही ट्रेन दिखाई देती। वह धुएं और धुंध में डूबी पटरियों पर खड़ी होती। उसके हर डिब्बे से परछाइयां हाथ बढ़ाकर उसे खींचने की कोशिश करती, और सबसे आगे वही लाल आंखों वाली आकृति खड़ी होती। आ जा, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अरुण पसीने में भीगा हुआ जाग जाता, लेकिन सपने और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। सच्चाई की खोज उसने ठान लिया कि उसे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना ही होगा। वह फिर स्टेशन मास्टर के पास गया। आप सब जानते हैं, मुझे बताइए, यह ट्रेन कहां से आती है? इसमें परछाइयां क्यों सवार होती हैं? और मैं अपनी छाया वापस कैसे पा सकता हूं? बूढ़ा स्टेशन मास्टर कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, यह कहानी बहुत पुरानी है। 50 साल पहले यहीं इसी ट्रैक पर एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात को चलने वाली यात्री गाड़ी अचानक पटरियों से उतर गई थी। पूरी ट्रेन खाई में जा गिरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनके शव तक ठीक से नहीं मिल पाए। तब से कहते हैं कि उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाईं। और उसी हादसे के बाद से आधी रात को यह भूतिया ट्रेन दिखाई देने लगी। अरुण ने कांपते हुए पूछा, तो ये सब आत्माएं हैं? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। हां, और जिसने भी जिज्ञासा या लालच में उनकी ओर देखा, उसकी आत्मा का हिस्सा वे अपने साथ खींच लेती हैं। तू अकेला नहीं है, कई लोग ऐसे अधूरे हो चुके हैं। अगला कदम अरुण ने दृढ़ निश्चय किया। अगर यह हादसे की आत्माएं हैं तो कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मैं अपनी छाया वापस लूंगा, चाहे जो हो जाए। स्टेशन मास्टर ने डरते हुए कहा, उसके लिए तुझे उस ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। अरुण का दिल धक से रह गया। और अगर मैं चढ़ गया तो क्या वापस लौट पाऊंगा? स्टेशन मास्टर ने उदास नजरों से उसे देखा। अब तक कोई लौटकर नहीं आया। अरुण का दिल भीतर से कांप रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। परछाई के बिना वह अधूरा इंसान था, और अधूरेपन का बोझ हर पल उसे निगल रहा था। उसने ठान लिया, चाहे जान जाए, मगर वह उस भूतिया ट्रेन में चढ़कर सच्चाई जानेगा। आधी रात की प्रतीक्षा। वह तीसरी रात फिर स्टेशन पहुंचा। इस बार उसके पास सिर्फ कैमरा नहीं, बल्कि एक टॉर्च, एक पुराना ताबीज और अपनी मां की तस्वीर भी थी। मां की तस्वीर को वह दिल के पास रखे था, जैसे उससे कोई हिम्मत मिल रही हो। स्टेशन मास्टर दूर खड़ा देख रहा था। उसने आवाज लगाई, अरुण, अभी भी पीछे हट सकता है, यह रास्ता मौत का है। अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा, मौत से डरना ही सबसे बड़ा मर जाना है। मुझे अपनी छाया वापस लानी है। ट्रेन का आगमन घड़ी ने 12 बजाए। अचानक हवा में वही सनसनाहट फैल गई। धुंध घनी होने लगी और पटरियां कांप उठीं। अरुण ने देखा, दूर अंधेरे से वही ट्रेन उभर रही थी। उसकी खिड़कियां टिमटिमा रही थीं और परछाइयों की हलचल साफ दिखाई दे रही थी। इस बार अरुण ने आंखें झुका लीं, लेकिन ट्रेन जब सामने से गुजरी तो उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे।
डरावना डिब्बा वह झटके से आगे बढ़ा और ट्रेन का एक दरवाजा पकड़ लिया। अजीब बात यह थी कि दरवाजे का हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। नया यात्री आया है, अधूरा इंसान, अब यह हमारा हिस्सा बनेगा। अरुण का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। डिब्बे में काली परछाइयां बैठी थीं, कुछ खिड़की के पास, कुछ सीटों पर। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सब उसी को देख रही हों। धुएं की परत हवा में धुआं भरा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर डिब्बा मानो किसी अनदेखे बोझ से दबा हो। अचानक उसे सामने की सीट पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह आगे बढ़ा। वहां एक टूटा हुआ टिकट पड़ा था, पुराने जमाने का, जिस पर तारीख धुंधली पड़ी थी, 12 जुलाई 1975। अरुण समझ गया, यह वही हादसे का दिन होगा जब पूरी ट्रेन खाई में गिरी थी। लाल आंखों से सामना तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने ऊपर देखा। डिब्बे के कोने में वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, मगर बिना किसी होंठों के हिले। तू फिर आ गया अपनी छाया के लिए? अरुण ने कांपती आवाज में कहा। हां, मैं अपनी छाया चाहता हूं। तुमने मुझसे छीन ली है, मुझे वापस दो। वह परछाई हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, मानो लोहे की चादरें आपस में रगड़ खा रही हों। छाया यूं ही नहीं लौटती। अगर तू सचमुच उसे पाना चाहता है तो तुझे हमारे साथ सफर पूरा करना होगा, आखिरी स्टेशन तक। अरुण ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिरी स्टेशन कहां है? लाल आंखों वाली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कानों में फुसफुसाई, जहां जिंदा लोग नहीं पहुंचते। ट्रेन की गति अचानक ट्रेन झटके से चल पड़ी। अरुण का शरीर सीट से टकराया। खिड़कियों के बाहर सिर्फ धुंध थी, न पेड़, न घर, न आसमान, बस अंतहीन अंधेरा। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी। परछाइयां अब धीरे धीरे उठकर अरुण की ओर बढ़ने लगीं। उनकी आकृतियां लंबी होती जा रही थीं, जैसे वे उसे घेरना चाहती हों। अरुण ने जेब से अपनी मां की तस्वीर निकाली और सीने से लगा ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक चारों ओर की फुसफुसाहट धीमी पड़ गई। लाल आंखों वाली परछाई थोड़ी पीछे हट गई। मानव का विश्वास, यह शक्ति तुझे बचा सकती है, लेकिन कब तक? रहस्यमयी दरवाजा, ट्रेन के अगले डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से और गहरी धुंध निकल रही थी। परछाइयां अरुण को उसी ओर धकेलने लगीं, मानो कह रही हों, आगे बढ़, तभी छाया मिलेगी। अरुण के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया, अगर यही रास्ता है तो मैं जाऊंगा। उसने मां की तस्वीर दिल के पास दबाई, गहरी सांस ली और अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। अरुण ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अगले डिब्बे में कदम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, अब लौटना संभव नहीं। अगला डिब्बा। यह डिब्बा पहले वाले से भी ज्यादा अंधेरा और घुटन भरा था। हवा में गंध थी, जली हुई लकड़ी और लोहे की। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी भीषण आग से झुलस गए हों। अरुण की सांसें भारी होने लगीं। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी, लेकिन जहां भी रोशनी जाती, वहां अजीब अजीब छायाएं दीवारों से चिपकी दिखाई देती। अतीत की गूंज अचानक उसे बच्चों की चीखें सुनाई दी। वह चौंक कर रुक गया। टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर जोर से थपकी दी हो। खोलो, खोलो, हमें बाहर निकालो। अरुण का दिल धड़कने लगा। उसे समझ आया, यह वही आवाजें हैं जो उस हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्माएं दोहरा रही हैं। खून से लिखा संदेश। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर खिड़की के पास गई। वहां शीशे पर धुंध की परत पर कुछ लिखा था, हम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। अरुण की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। परछाई का हमला अचानक उसके पीछे से कोई आकृति झपटी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। वह गिरते गिरते बचा। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा, एक अधजली परछाई, जिसका आधा चेहरा राख में बदल चुका था, उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, मगर उनमें नफरत जल रही थी। वह डरावनी आवाज में बोली, तू जिंदा क्यों है? हम सब मर गए, तू क्यों जी रहा है?
अरुण ने कांपते हुए मां की तस्वीर उठाई और जोर से कहा, मुझे मेरी छाया चाहिए, मैं तुम्हें सताने नहीं आया। जैसे ही तस्वीर की रोशनी टॉर्च की किरण में पड़ी, वह परछाई कराह कर पीछे हट गई और धुएं में गायब हो गई। रहस्यमयी टिकट चेकर तभी सामने से धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। अरुण ने देखा, डिब्बे के कोने से एक और आकृति उभर रही थी। ये बाकियों से अलग थी। वह काले कोट और टोपी में थी और हाथ में पुराना पंच मशीन पकड़े हुए थी। वह टिकट चेकर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। सिर्फ 2 खोखले गड्ढे आंखों की जगह थे। उसकी भारी आवाज गूंजी, टिकट दिखाओ। अरुण ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं यात्री नहीं हूं। वह आकृति और पास आई। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। बिना टिकट यात्री हमेशा यहीं भटकते हैं। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा बंद था। रहस्य की झलक तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां बिखरे पड़े थे सैकड़ों पुराने टिकट, कुछ अधजले, कुछ खून से सने। अरुण समझ गया, ये वही यात्रियों के टिकट हैं जो उस हादसे में मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी टिकट चेकर के साथ बंधी हुई हैं। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, क्या मुझे मेरी छाया वापस मिल जाएगी? टिकट चेकर रुक गया। उसके खोखले गड्ढों से अजीब रोशनी निकली। शायद, अगर तू हमारे साथ सफर पूरा कर पाए। लेकिन याद रख, मंजिल तक पहुंचने वाला कभी लौटा नहीं। अगला रास्ता अचानक डिब्बे का दूसरा दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से और गहरी काली धुंध निकल रही थी। टिकट चेकर ने अपनी लंबी उंगली से उस ओर इशारा किया, तेरी छाया उधर है। अरुण ने मां की तस्वीर सीने से लगाई, गहरी सांस ली और अगले डिब्बे की ओर कदम बढ़ा दिया। अरुण धीरे धीरे अगले डिब्बे में दाखिल हुआ। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया, मानो किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। चारों ओर गहरा अंधेरा और गाढ़ा धुआं छाया हुआ था। टूटी सीटों का कब्रिस्तान। यह डिब्बा बाकी से बिल्कुल अलग था। यहां सीटें टूटी फूटी पड़ी थीं, लोहे की छड़ें बाहर निकली हुईं और कुछ सीटों पर काले लाल दाग थे, जैसे किसी का खून सूखकर पत्थर बन गया हो। फर्श पर पड़े सामान में बच्चों के खिलौने, महिलाओं के झुमके और फटे हुए कपड़े बिखरे थे। यह सब देखकर अरुण का दिल कसक उठा। यही लोग होंगे जो उस हादसे में मारे गए थे। रोने की आवाज अचानक कहीं से बच्चे के रोने की आवाज आई। वह कांप गया। कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी घुमाई तो डिब्बे के कोने में एक छोटी सी आकृति बैठी दिखाई दी। वह एक बच्चा था जिसकी आंखों में आंसू थे, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका चेहरा आधा पारदर्शी है, जैसे धुआं और हड्डी का मिश्रण हो। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, अंकल, मुझे मेरी मां चाहिए। अरुण का गला भर आया। वह आगे बढ़ा, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाया, बच्चा अचानक धुएं में बदल गया और उसके कानों में गूंजा, सबको उनकी मंजिल चाहिए, क्या तुझे भी? डरावना खेल डिब्बे में अचानक हलचल होने लगी। टूटी सीटों पर बैठी परछाइयां एक एक करके उठ खड़ी हुईं। वे गोल घेरे में अरुण के चारों तरफ घूमने लगीं। उनकी फुसफुसाहट कानों में चुभने लगी। अपनी छाया ले या अपना जीवन छोड़ दे, हमारे साथ रह, हमेशा के लिए। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसने मां की तस्वीर सीने से चिपका ली और जोर से कहा, मैं सिर्फ अपनी छाया चाहता हूं, मैं तुम में से नहीं हूं। आईनों का डिब्बा तभी दीवारों पर अजीब बदलाव हुआ। जो शीशे टूटे पड़े थे वे अचानक चमकने लगे। हर शीशे में अरुण को अपनी ही अलग अलग शक्लें दिखाई देने लगीं। कहीं वह बूढ़ा था, कहीं खून से लथपथ, कहीं बिना आंखों के और कहीं बिल्कुल परछाई रहित। सबसे डरावना यह था कि एक आईने में वही लाल आंखों वाली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज गूंजी, छाया तो तेरे भीतर ही है, लेकिन उसे वापस पाने की कीमत तुझे चुकानी होगी। अरुण ने चीखते हुए पूछा, क्या कीमत? आईने से वही जवाब गूंजा, तेरी जिंदगी। रहस्यमयी किताब अचानक फर्श से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अरुण ने देखा, वहां एक पुरानी जली हुई किताब पड़ी थी। उसने डरते डरते किताब उठाई। उसके पन्नों पर राख और खून के धब्बे थे। बीच के पन्ने पर लिखा था, जिसकी छाया खो जाए
उसे वापस पाने के लिए मौत की मंजिल तक सफर करना होगा। अरुण के हाथ कांप गए। तो यह सफर मौत की मंजिल तक है। अगला दरवाजा, डिब्बे का दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। भीतर से और गहरी काली धुंध निकल रही थी। परछाइयां अब चुपचाप दीवार से सट गईं, मानो उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हों। अरुण ने गहरी सांस ली, मां की तस्वीर सीने से लगाई और अगले डिब्बे की ओर कदम बढ़ा दिया। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अगला दरवाजा पार किया, उसके पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर कैद कर रहा हो। हड्डियों का डिब्बा, यह डिब्बा पिछलों से अलग था। यहां न सीटें थीं, न खिड़कियां। पूरा डिब्बा सफेद सफेद हड्डियों से भरा पड़ा था। जमीन पर बिखरी हुई खोपड़ियां, पसलियां और टूटे हुए जबड़े। अरुण की सांस अटक गई। वह कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये सब हादसे में मरे हुए लोग होंगे। जैसे ही उसने कदम रखा, हड्डियां चरमराने लगीं। हर चरमराहट मानो कराह की तरह सुनाई दी। खोपड़ी की फुसफुसाहट। अचानक एक खोपड़ी उसके पैरों के पास लुढ़क आई। उसकी खोखली आंखों से नीली सी लौ जल उठी और वह बोलने लगी, हम मंजिल तक नहीं पहुंचे, हमें हमारी मंजिल दिखा। अरुण भय से पीछे हट गया, मगर तभी बाकी खोपड़ियों से भी वही नीली लौ जल उठी। पूरा डिब्बा चमकने लगा और हर खोपड़ी एक साथ बोलने लगी, मंजिल मंजिल मंजिल। अधमरी परछाइयां, फिर धुएं से अजीब आकृतियां निकलने लगीं। ये परछाइयां अधमरी लग रही थीं। उनके शरीर आधे अधूरे थे। किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ गायब, किसी का चेहरा जला हुआ। वे धीरे धीरे अरुण की ओर रेंगने लगीं। उनकी आवाजें गूंज रही थीं, हमसे क्यों बचता है, तू भी हमारा हिस्सा है। अरुण ने मां की तस्वीर सीने से लगाई और चिल्लाया, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। अचानक तस्वीर से हल्की सी रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी परछाइयों पर पड़ी, वे कराह कर पीछे हट गईं। रहस्यमयी चाबी। तभी अरुण ने देखा, डिब्बे के बीच में एक लोहे का छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने डरते डरते उसे खोला। भीतर एक पुरानी जंग लगी चाबी थी। जैसे ही उसने चाबी हाथ में ली, पूरे डिब्बे में आवाज गूंजी, यह चाबी तुझे मंजिल का दरवाजा दिखाएगी, लेकिन क्या तू उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखता है? अरुण की आंखों में दृढ़ निश्चय था। हां, चाहे कुछ भी हो। लाल आंखों की वापसी। अचानक डिब्बे का कोना रोशन हुआ। वही लाल आंखों वाली परछाई वहां खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं। उसकी गूंजती आवाज आई, तू बहुत दूर आ चुका है, लेकिन याद रख, मंजिल तेरे लिए नहीं है। अगर तू आगे बढ़ा तो तुझे अपनी जान देनी होगी। अरुण ने कांपते हुए कहा, अगर जान देकर ही मुझे अपनी छाया मिलेगी तो मैं यह सफर पूरा करूंगा। लाल आंखें हल्के से मुस्कुराईं, तो तैयार हो जा, अगला डिब्बा ही तुझे सच्चाई के और करीब ले जाएगा। अगला दरवाजा। जैसे ही अरुण ने हाथ में पकड़ी चाबी उठाई, अगले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर गहरी काली धुंध थी, जिसमें से धीमी धीमी घंटियों की आवाज आ रही थी। अरुण ने गहरी सांस ली, मां की तस्वीर सीने से लगाई और अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। अरुण ने जैसे ही अगले डिब्बे का दरवाजा पार किया, उसके कानों में अजीब सी घंटियों की आवाज और शंखनाद गूंजने लगे। यह डिब्बा बाकी सबसे अलग था। यह किसी मंदिर जैसा लग रहा था, मगर टूटा फूटा और अंधकार से भरा। अंधेरे का मंदिर। डिब्बे की दीवारों पर टूटी हुई घंटियां लटकी थीं। जमीन पर राख बिखरी थी और बीचों बीच एक टूटा हुआ चबूतरा था, जिस पर कोई मूर्ति पहले रही होगी, लेकिन अब वहां सिर्फ अधजला पत्थर पड़ा था। अरुण ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यहां हवा भी भारी हो गई है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। मृत यात्रियों की प्रार्थना। धीरे धीरे धुएं से आकृतियां उभरने लगीं। वे परछाइयां घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ रही थीं। उनकी फुसफुसाहट एक साथ गूंजने लगी, हमें मुक्ति दो, हमें मंजिल तक पहुंचा दो। अरुण कांप गया। उसने मां की तस्वीर सीने से लगाई और बोला, मैं तो अपनी छाया ढूंढने आया हूं, मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दूं? अचानक वही लाल आंखों वाली परछाई मंदिर जैसे डिब्बे के कोने से उभरी। उसकी आवाज गूंजी, तेरी छाया उन्हीं के बीच कैद है,
जब तक इन आत्माओं को मंजिल न मिले तू भी पूरा नहीं होगा। रहस्यमयी शिला चबूतरे पर पड़ा अधझला पत्थर अचानक चमकने लगा। उस पर धुएं जैसी लिपि उभर आई। मुक्ति का मार्ग मौत की नदी से होकर जाता है। अरुण ने धीरे से पढ़ा और हकलाते हुए कहा, मौत की नदी। लाल आंखों वाली परछाई हंसी। हां, अगला डिब्बा ही तुझे उस नदी तक ले जाएगा। वहां हर आत्मा अपना बोझ छोड़ती है। अगर तू उस नदी को पार कर सका तभी तेरी छाया तुझसे जुड़ेगी। परछाइयों का बोझ। तभी परछाइयां एक एक करके अरुण के पास आईं। किसी के हाथ में टूटा हुआ टिकट, किसी के हाथ में खिलौना, किसी के हाथ में पुराना झोला। वे सब उसे पकड़ा रही थीं। अरुण चौंका। ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? लाल आंखों वाली परछाई बोली, ये सब उनके अधूरे सफर की निशानियां हैं। अगर तू इन्हें अपने साथ लेकर नदी तक जाएगा तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी और तभी तेरी छाया लौटेगी। अरुण ने हिचकते हुए उन निशानियों को अपने बैग में रख लिया। बैग अब भारी हो चुका था, जैसे 100 हाथ उसे खींच रहे हों। अगला दरवाजा घंटियों की आवाज और तेज होने लगी। डिब्बे का अगला दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया और पानी की कलकल सुनाई दी। अरुण ने बैग कंधे पर डाला, मां की तस्वीर सीने से लगाई और कांपते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से लाल आंखों वाली परछाई की आवाज आई, याद रख, मौत की नदी में डूबे बिना कोई नहीं लौटता। अरुण का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने दरवाजा पार कर लिया। अरुण ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने एक भयावह दृश्य था। डिब्बे का फर्श, दीवारें और छत सब गायब थे। उसकी जगह एक चौड़ी काली नदी बह रही थी। पानी नहीं बल्कि घना चिपचिपा धुआं उसमें लहरों की तरह उठ गिर रहा था। मौत की नदी से उठती दुर्गंध असहनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत शव सड़कर उसी में घुल गए हों। नदी के किनारे पर बेतरतीब चट्टानें थीं और उन पर बैठी परछाइयां लगातार विलाप कर रही थीं। हमें पार ले चलो, मंजिल चाहिए, हम अभी तक फंसे हुए हैं। अरुण कांप उठा। उसने बैग पकड़ा जिसमें यात्रियों की छोड़ी हुई निशानियां थीं। बैग इतना भारी लग रहा था मानो उसमें पत्थर नहीं बल्कि उन आत्माओं का दर्द भरा हो। अदृश्य नाव अचानक नदी के बीच से एक टूटी फूटी नाव उभरी। उसमें कोई नाविक नहीं था। नाव अपने आप किनारे आकर रुक गई। लाल आंखों वाली परछाई नदी के दूसरी ओर खड़ी थी। उसने आवाज लगाई, अगर अपनी छाया चाहिए तो इस नाव में बैठ और इनका बोझ अपने साथ लेकर पार कर। अरुण का गला सूख गया। और अगर नाव डूब गई तो? परछाई की हंसी गूंजी, तो तू हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाएगा। सफर की शुरुआत। अरुण कांपते हुए नाव पर चढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, नाव हिलने लगी। बैग को उसने कसकर पकड़ा। नाव धीरे धीरे नदी के बीच जाने लगी। चारों तरफ से कराहों की आवाजें उठ रही थीं। पानी जैसी धुंध में आकृतियां उठतीं और हाथ बढ़ाकर नाव को पकड़ने की कोशिश करतीं। हमें साथ ले चलो, हम भी पार जाना चाहते हैं। अरुण ने डर से आंखें बंद कर लीं, मगर अचानक नाव इतनी भारी हो गई कि वह डूबने लगी। आत्माओं का हमला। धुंध से अनगिनत हाथ बाहर आए और नाव को नीचे खींचने लगे। अरुण ने मां की तस्वीर ऊपर उठाई। तस्वीर से हल्की सी रोशनी फैली और हाथ पीछे हट गए। लेकिन तभी नदी से एक विशाल आकृति उठी, मानो पूरी नदी की आत्माओं का मिलाजुला रूप। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा चीखों से भरा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, कोई भी यहां से जिंदा पार नहीं जाता। हिम्मत की परीक्षा। अरुण ने बैग खोला और उसमें से एक एक करके आत्माओं की निशानियां, टूटा टिकट, खिलौना, झुमका नदी में डालने लगा। जैसे ही हर चीज नदी में गिरी, धुंध में दबे चेहरे हल्के हल्के मुस्कुराने लगे और पानी शांत होने लगा। नाव धीरे धीरे हल्की हो गई। अब वह बिना डूबे आगे बढ़ने लगी। नदी का पार। कई मिनट के भयावह सफर के बाद नाव दूसरी ओर पहुंची। किनारे पर लाल आंखों वाली परछाई उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज आई, तूने उनका बोझ हल्का किया, तूने उन्हें मंजिल की झलक दी, इसलिए तू आगे बढ़ सकता है। लेकिन याद रख, असली परीक्षा अभी बाकी है। अगला दरवाजा। किनारे पर खड़ा पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके भीतर से अजीब सी सरसराहट और लोहे के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अरुण ने कांपते हुए मां की तस्वीर सीने से लगाई और अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया।
अरुण ने जैसे ही अगला दरवाजा पार किया, उसके कानों में लोहे की खड़खड़ाहट और जंजीरों के घिसटने की आवाज गूंजने लगी। यह डिब्बा अजीब था, मानो किसी जेल में बदल गया हो। जंजीरों का डिब्बा, दीवारों और छत से मोटी मोटी जंजीरें लटक रही थीं। कुछ जंजीरें अपने आप हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य कैदी को बांध रखा हो। फर्श पर भी जंजीरों का जाल फैला था। हर कदम रखते ही लोहे की ठंडी सिहरन अरुण के पैरों तक दौड़ जाती। कैद आत्माएं अचानक एक जंजीर के भीतर से आवाज आई, हमें छुड़ाओ, हमें मुक्त करो। अरुण ने देखा, जंजीर में फंसी एक परछाई तड़प रही थी। उसका शरीर काला धुआं था, लेकिन चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखों में अनंत पीड़ा थी। मैं अपनी बच्ची के पास नहीं पहुंच सकी, मुझे मुक्त करो। अरुण का गला भर आया, लेकिन तभी बाकी जंजीरों से भी कराहें गूंज उठीं। हर जंजीर में कोई न कोई आत्मा कैद थी, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान। लाल आंखों का आदेश अचानक वही लाल आंखों वाली परछाई डिब्बे के बीचों बीच प्रकट हुई। ये सब आत्माएं मौत की नदी पार नहीं कर सकीं। अब वे इन जंजीरों में बंधी हैं। अगर तुझे अपनी छाया चाहिए तो इन्हें मुक्त करना होगा। अरुण कांपते हुए बोला, मुक्त कैसे करूं? परछाई हंसी, हर आत्मा का बोझ तोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रख, जैसे ही तू किसी को मुक्त करेगा, उसका दर्द तेरे भीतर समा जाएगा और शायद तू खुद टूट जाएगा। पहली जंजीर अरुण आगे बढ़ा और उस औरत की जंजीर पकड़ी। जैसे ही उसने छुआ, उसे औरत की पूरी कहानी दिखी। वह हादसे की रात अपनी बच्ची के साथ सफर कर रही थी, लेकिन बच्ची खाई में गिर गई और खुद जिंदा जल गई। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी ताकत से जंजीर खींची। अचानक जंजीर टूट गई और औरत की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन उसी पल अरुण ने महसूस किया कि उसकी छाती में जलन उठी है, जैसे उसने औरत का दर्द अपने भीतर ले लिया हो। और जंजीरें वो आगे बढ़ा। हर जंजीर में कोई न कोई दर्द भरी कहानी थी। एक बूढ़ा जो अपने परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन कभी पहुंचा ही नहीं। एक बच्चा जिसकी आंखों में खिलौने की चाह थी, लेकिन मौत ने सब छीन लिया। एक जवान जो अपने सपनों के साथ सफर कर रहा था, मगर लाश बनकर रह गया। हर जंजीर तोड़ते तोड़ते अरुण का शरीर भारी होता जा रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, मगर हर आत्मा मुक्त होती जा रही थी। अंतिम जंजीर आखिर में अरुण एक लंबी मोटी जंजीर के पास पहुंचा। उसमें वही लाल आंखों वाली परछाई का दूसरा रूप बंधा था। उसकी आवाज गूंजी, अगर मुझे मुक्त किया तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन तेरी छाया लौट आएगी। अरुण कांप गया। तो मैं क्या करूं? मां की तस्वीर उसके सीने से चिपकी थी। तस्वीर से मानो आवाज आई, बेटा हिम्मत मत हार, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अरुण ने दांत भींचकर जंजीर पकड़ ली। अरुण कांपते हुए अंतिम जंजीर को देख रहा था। उसमें वही लाल आंखों वाली परछाई कैद थी। उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज रही थी, मुझे मुक्त करेगा तो तू भी मिट जाएगा। सोच ले, क्या तुझे सच में अपनी छाया चाहिए? अरुण का निर्णय। अरुण ने मां की तस्वीर सीने से चिपकाई। तस्वीर से हल्की रोशनी निकली, मानो मां उसे शक्ति दे रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। अगर इन सबकी मुक्ति में ही मेरी छाया छिपी है, तो मैं यह दर्द सह लूंगा। उसने पूरी ताकत से जंजीर पकड़कर खींची। जंजीरों का टूटना, जैसे ही जंजीर टूटी, पूरा डिब्बा हिल गया। एक कान फोड़ू आवाज गूंजी और लाल आंखों वाली परछाई धुएं में बदलकर हवा में फैल गई। लेकिन उसी पल अरुण का शरीर जलने लगा। उसे लगा कि सारी आत्माओं का दर्द, उनका अधूरापन, उनकी चीखें उसके भीतर समा रही हैं। वह गिरने ही वाला था कि अचानक मां की तस्वीर से तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश पूरे डिब्बे में फैल गया और अरुण को अपने आगोश में ले लिया। छाया की वापसी धीरे धीरे अरुण ने महसूस किया। उसके पैरों के पास उसके साथ साथ एक काली आकृति चल रही है, उसकी अपनी छाया। वह कांपते हुए बोला, तू लौट आई? छाया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कदमों के साथ कदम मिलाने लगी। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। ट्रेन का अंत। अचानक ट्रेन रुक गई। अरुण ने देखा, ट्रेन अब अंधेरे जंगल में नहीं, बल्कि एक खुले मैदान में खड़ी थी। सुबह का सूरज उग चुका था। पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह डिब्बे से बाहर निकला।
बाहर कोई नहीं था, न आत्माएं, न परछाइयां, न लाल आंखें, सिर्फ वह और उसकी छाया। रहस्य की गूंज पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। हर आत्मा जो अधूरी रह जाती है इस ट्रेन का हिस्सा बनती है। तूने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए तुझे आजादी मिली। लेकिन याद रख, आधी रात को यह ट्रेन फिर लौटेगी, किसी और अधूरे सफर वाले के लिए। अरुण ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक संतोष भी। उसने तस्वीर सीने से लगाई और धीरे धीरे मैदान में आगे बढ़ गया। उसके पीछे सूरज की रोशनी में उसकी छाया साफ साफ दिखाई दे रही थी। समाप्त।